हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स गेट इट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। तो देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या स्ट्रेन एनर्जी के अंडर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ए मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ठीक है, तो जो आपका एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है उसके वजह से जो स्ट्रेन जनरेट होता है मटेरियल के अंदर, ठीक है, उसके वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ए मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। फिर एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, आज यू नो एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी विथ ए यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर और जूल्स। तो स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, तो अभी चलते हैं रेजिलेंस, देखते हैं रेजिलेंस क्या होता है। तो रेजिलेंस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए मटेरियल विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो इसको समझने के लिए ये एक बॉडी है जिसपे दोनों एंड में फोर्स लग रहा है पी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसका ओरिजिनल लेंथ एल है। तो इस पी की वजह से ये मेरा एलोंगेशन हो गया डेल्टा। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेन कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा पी है और ये मेरा डिफॉर्मेशन डेल्टा है। तो इसको अगर मैं डायग्राम में ड्रॉ करूं, ये पी वाई एक्सिस में, ये डेल्टा एक्स एक्सिस में, और ये मेरा कर्व हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से तो रेजिलेंस हमें क्या बोल रहा है कि रेजिलेंस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। और इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं एरिया अंडर द पी वर्सेस डेल्टा डायग्राम। ठीक है, तो हम उसका देख लेते हैं कि उसका लोडिंग कैसा है, डिफॉर्मेशन के साथ लोडिंग और डिफॉर्मेशन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंडर जो भी हमारा एरिया आता है उसको हम रेजिलेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो U इज इक्वल टू एरिया अंडर द पी डेल्टा डायग्राम। ठीक है, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। ये ग्रेजुअल लोड है, तो ये ट्रायंगुलर आ गया, ये मेरा एरिया ट्रायंगुलर आ गया। तो ट्रायंगल को एरिया को डिफाइन करने के लिए हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। ठीक है, हाफ पी इंटू डेल्टा न्यूटन मीटर। तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट वी नो डेल्टा इज इक्वल टू पी एल बाई ए। तो इस डेल्टा को यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद ये मेरा आ गया U इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एल बाई ए, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 AE न्यूटन मीटर। तो ये आपका एक फॉर्म आ गया U का, ये आपका दूसरा फॉर्म आ गया U का। ठीक है, अभी देखते हैं। ऑल्सो यू कैन राइट P इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया एंड डेल्टा द चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और इसको आप अगर रिप्लेस कर लेंगे तो ये आपका U आ जाएगा हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल। आप जानते हैं कि ए इंटू एल वॉल्यूम होता है, तो ये वाला वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो U बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आपका आ गया थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था, मतलब U को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी गिविंग द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल हाफ इंटू सिग्मा इंटू स्ट्रेन, द स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारा एरिया अंडर से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आगे चल के देखेंगे कि इसको ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, इसको ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो आगे चल के देखते हैं वो क्या होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। आप बस रेजिलेंस जान लीजिए। रेजिलेंस होता है कि द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए मटेरियल, ये वाला होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए मटेरियल विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ऑन द लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेसिक लोडिंग्स। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सियल लोडिंग के लिए क्या होगा, शियर लोडिंग के लिए क्या होगा, बेंडिंग के लिए क्या होगा, टॉर्सनल के लिए क्या होगा। ठीक है, तो हमारा एक्सियल लोडिंग के लिए, एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी को निकालने के लिए हमारा ये बस एक लोड हमारा P और P है और यहाँ पर एक सेक्शन ले रहे हैं XX और उसको हम देखते हैं कि उसका स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे U इज इक्वल टू पी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स बाई 2 AE। अगर आपका P वेरी कर रहा है देन यू विल डायरेक्टली पुट PX की जगह वो X वाला जो इक्वेशन आएगा वो डायरेक्टली पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, वो आ जाएगा हमारा U का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कांस्टेंट P है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम P एक्स डिवाइडेड बाई 2 AE लिख सकते हैं। लेकिन
अगर हमारा पी चेंजिंग कर रहा है डायरेक्शन लेंथ के हिसाब से पी भी चेंज कर रहा है, देन वी कैन इंटीग्रेट एंड वी कैन फाइंड आउट यू। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेन एनर्जी इफ डायरेक्ट एक्सियल लोडिंग इज प्रेजेंट। फिर शियर स्ट्रेन एनर्जी के लिए U इज इक्वल टू Vx dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Ag इंटीग्रेशन। बेंडिंग के लिए सिमिलरली Mx होल स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2Ae इंटीग्रेशन। टॉर्जनल के लिए Tx होल स्क्वायर dx बाई 2Gj इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चारों इक्वेशन आप याद रखेंगे, तो आपका जिस तरीके से लोडिंग होगा उसी तरीके से आप इक्वेशन डालेंगे और आपका ये U निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार ड्यू टू द सेल्फ वेट। ठीक है, ये हमारा एक बार है जो हमारा दिया हुआ है कि उसका वेट डेंसिटी इतना है, तो हम निकालेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड। तो आप जानते हैं कि यू को मैं इसको डिफाइन किया हूँ, यू को फॉर्मूला दिया हूँ प्रीवियस पेज में। तो यू इज इक्वल टू पी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स बाई 2Ae इंटीग्रेशन। आपको मैं बताया था कि पी वेरी करेगा, अगर पी वेरी करेगा देन यू विल पुट पी एक्स और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी एक्स जिसका लेंथ है। ठीक है, तो उस पर कितना लोड लग रहा है, गामा इंटू ए इंटू एक्स। आपको बताया था कि ये वाला लोड लगेगा, उसका लोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, तो ये जो गामा इंटू ए इंटू एक्स यहाँ पर लगेगा इस एरिया पे, तो ये पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा गामा इंटू ए इंटू एक्स, इसका होल स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई 2Ae, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 to L। ठीक है, इसका U आ जाएगा आपका गामा स्क्वायर AL क्यूब बाय 6E। ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं प्रूफ रेजिलेंस की तरफ। तो प्रूफ रेजिलेंस का यूनिट डिनोट करते हैं हम UP से, एंड इट इज डिफाइंड एज इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिलेंस और इट इज द एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जितना एरिया है वो हो गया मेरा प्रूफ रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता था, इसके भीतर जो भी एरिया है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ तक मुझे पूछ रहा है कि रेजिलेंस क्या है, मतलब मेरा जो लोडिंग है, मेरा लोडिंग यहाँ तक ही आया, तो इसके अंडर जो है वो मेरा रेजिलेंस हो जाता था। लेकिन प्रूफ रेजिलेंस पूरा स्ट्रेच कर जाएगा पूरा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिलेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रूफ रेजिलेंस। फिर आते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस पे। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज डिनोटेड बाय UM। ठीक है, और UM क्या हो जाता है, प्रूफ रेजिलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको समझते हैं। आपका जो पी डेल्टा डायग्राम आ गया, ये आपका पी डेल्टा डायग्राम आ गया, और इसके अंदर जो भी एरिया है वो मेरा हो गया UP। ठीक है, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसको निकालने के बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारा UM। ठीक है, और UM को डिफाइन करते हैं ऐसे, UM इज इक्वल टू सिग्मा PL होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। ठीक है, तो हमारा जो UM है वो आइदर हम ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा ही आएगा कुछ, फिर इलास्टिक लिमिट तक हम उसके अंडर जो ग्राफ है, जो एरिया आएगा वो हमारा आ जाएगा हमारा UM। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये दूसरा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट UP निकालिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कीजिए, नहीं तो आप सेकंड मेथड में डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर जो भी डायग्राम है उसके अंडर जो भी एरिया आ रहा है वो हमारा UM हो गया, अल्टीमेट मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हो गया। और याद रखिए कि ये जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है ये एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है, ये चेंज नहीं करेगा। आपका ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पर P और डिफॉर्मेशन के डायग्राम में ये लीनियर है, अगर ये मेरा कांस्टेंट भी हो जाएगा, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। The stress and versus strain diagram will never change. It is a property of a material. It depends upon the material only. अगर मेरा मटेरियल कास्ट आयरन है देन इट विल बी फिक्स्ड। ये आपका प्री और डेल्टा डायग्राम जिस तरह के भी हो सकता है, ये मेरा लिनियर हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी तरीके से हो सकता है। दिस विल नॉट डिपेंड अपॉन द P वर्सेस डेल्टा डायग्राम। ठीक है, फिर चलते हैं टफनेस की तरफ। तो टफनेस इज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी दैट ए मटेरियल कैन स्टोर जस्ट बिफोर द फ्रैक्चर। ठीक है, ये जो हमारा रेजिलेंस है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक था, लेकिन ये हमारा जो है ये स्ट्रेन एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर लिमिट। ठीक है, तो P वर्सेस डेल्टा डायग्राम फ्रैक्चर लिमिट तक जो भी स्ट्रेन एनर्जी आएगा स्टोर होगा वो हमारा हो गया टफनेस। ठीक है, टफनेस इज द प्रॉपर्टी व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इंपैक्ट लोडिंग। ठीक है, और हम जानते हैं कि डक्टाइल मटेरियल कैन स्टोर मोर स्ट्रेन एनर्जी देन द ब्रिटल मटेरियल।
ठीक है, बिफोर फ्रैक्चर, दैट इज वाई द टफनेस ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज मोर देन ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस को उसी तरह डिफाइन करेंगे जैसी तरह हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को डिफाइन किए थे। तो मॉडुलस ऑफ टफनेस विल बी द टफनेस वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के डायग्राम में जो फ्रैक्चर लिमिट तक जितना भी एरिया अंडर आएगा उसको हम मॉडुलस ऑफ टफनेस बोल देंगे। ठीक है, ये आ गया मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये मॉडुलस ऑफ टफनेस एक प्रॉपर्टी होता है, मैं जैसे बताया था कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका चेंज नहीं करेगा, जैसा भी पी वर्सेस डेल्टा डायग्राम हो, हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम विल ओनली डिपेंड अपॉन द मटेरियल, नॉट द पी वर्सेस डेल्टा डायग्राम। ठीक है, फिर चलते हैं, ये एक अच्छा सा नोट है, इसको पढ़ लीजिए। इन द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, if x increases then ductility increases, if y increases then strength increases, if area increases then toughness increases। इसको समझते हैं, ये अगर मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है देन स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है देन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी विल इंक्रीज। ठीक है, अगर मेरा y इंक्रीज हो रहा है, इफ y इज इंक्रीजिंग देन मेरा स्ट्रेस भी ज्यादा रिक्वायर हो रहा है एक स्ट्रेन को देने के लिए। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर मेरा दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, देन मुझे पता चल रहा है कि मेरा टफनेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये छोटा सा नोट है। फिर ये एक अच्छा सा नोट है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये डक्टाइल मटेरियल है कि ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, तो फॉर डक्टाइल मटेरियल द स्ट्रेन आफ्टर इल्डिंग मस्ट बी एटलीस्ट 5%। तो आफ्टर इल्डिंग मतलब यहां पर देख लीजिए, अगर ये मेरा इल्डिंग पॉइंट है, ठीक है, आफ्टर इल्डिंग द स्ट्रेन मस्ट बी 5%। ठीक है, अगर मेरा 5% के बिलो आ रहा है देन इट विल बी ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो एग्जांपल लिख दीजिए, ब्रिटल मटेरियल का रबर, कास्ट आयरन, डक्टाइल मटेरियल के लिए माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये मेरा रबर का हो गया, ये मेरा माइल्ड स्टील का हो गया, ये मेरा कास्ट आयरन का हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर चलते हैं, यहां पर समझते हैं कि लोडिंग और एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल कैसे होता है। देख लीजिए यहां पर, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, मैंने लोडिंग किया इलास्टिक लिमिट तक, फिर उसको अनलोड कर लिया। ठीक है, तो मेरा ये वाला पूरा एलोंगेट किया, स्ट्रेन हुआ, फिर डायरेक्ट नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो मेरा इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कितना हुआ, इतना। ठीक है, फिर दूसरी तरफ चलते हैं, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ये मेरा इलास्टिक लिमिट है, मैंने जब इसको एक्सटेंड किया, मैंने जब इसको स्ट्रेच किया, देन आई विल गो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। मैंने यहां तक आ गया, ए तक आ गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहां से अनलोड करूंगा देन इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पाथ, इधर रादर इट विल कम अलोंग दिस वे। ठीक है, और इस पे एक इंपॉर्टेंट सी चीज है कि इसका जो स्लोप है, लोडिंग का जो स्लोप है, इट विल इक्विवेलेंट टू दिस स्लोप। ठीक है, तो ये टोटली नहीं आएगा, लेकिन कुछ अमाउंट हमारा परमानेंट सेट डिफॉर्मेशन हो गया, परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, यहां तक हम लोड किए, लेकिन जब हम इसको छोड़े देन इट विल कम इन दिस वे। ठीक है, इस वे से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लास्टिक सेट हो गया, परमानेंट सेट हो गया, इतना हमारा परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि हम इलास्टिक लिमिट तक करेंगे और उसको छोड़ देंगे, अनलोड कर लेंगे, फिर वो ओरिजिनल पाथ रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर ये जाएगा इलास्टिक लिमिट के बाद भी उसको स्ट्रेस करेंगे, देन इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पाथ, रादर इट विल कम इन ए पाथ इन विच द स्लोप इज इक्विवेलेंट टू द लोडिंग। ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 2018 में गेट में, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो ये याद कर लीजिए ये वाला। देन हम चलते हैं इम्पैक्ट लोडिंग पे। सो हियर इम्पैक्ट लोडिंग में क्या है, ये एक कॉलम है और उसका एरिया फॉर सेक्शन ए है, और ये जो डब्ल्यू वेट है ये कुछ हाइट डिस्टेंस एच पे है। ठीक है, और इसका ये जो कॉलम है उसका लेंथ एल है, और उसका इलास्टिक यंग्स मॉडुलस ई है। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू है इसको हम रिलीज कर दे यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो इस इम्पैक्ट की वजह से जो लोडिंग हो रहा है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, उसको हम डिफाइन करेंगे इस पे। तो इस पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक IF होता है, इंटीग्रेट इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर होता है 1 + 1 + 2H/,
डेल्टा स्टैटिक, ठीक है। ये होता है हमारा इम्पैक्ट फैक्टर। इस इम्पैक्ट फैक्टर को अगर हम स्टैटिक स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर हमारा आ जाता है ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा आ गया इम्पैक्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो इम्पैक्ट स्ट्रेस को कैसे निकालेंगे? तो स्टैटिक कंडीशन में जितना स्ट्रेस है, ठीक है, इनटू द इम्पैक्ट फैक्टर। इसको फॉर्मूला को डेरिवेशन के लिए जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको मतलब इच्छा है कि इसको देखने के लिए, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में देख लीजिए। ये बस इम्पैक्ट लोडिंग का बस आपको याद रखना है कि ये इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिग्मा एस टी से, तो आपका सिग्मा इम्पैक्ट आ जाएगा। उसी तरह आपको अगर डेल्टा जो एलोंगेशन निकालना है, देन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड डेल्टा एस टी इंटू इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका इम्पैक्ट लोडिंग। आपका ये इम्पैक्ट लोडिंग का फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम पे, गेट एग्जाम में, तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेन एनर्जी। आप इसको, ये छोटा सा चैप्टर है, पढ़ लीजिए, हो जाएगा। सो थैंक यू। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।